Hello, my dear students. कैसे आप सब लोग? I welcome all of you on WS Academy. I hope you all are doing good. And this is lecture third for Ecology and Environment series, right? So we are doing the quick revision of Ecology and Environment. And thank you so much for the love, respect, and the response which I am getting from you people through your comments. And thank you so much. Thanks a lot. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विक रिवीजन फॉर दिस टॉपिक। आज का जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन से। आपको पता है इकोलॉजी या हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ, हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास एनिमल्स है, हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमंस रहते हैं, राइट। एंड हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, ठीक है। सो एक्वाटिक प्लांट्स है, वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी और ये सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत तरह की हैं। कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं, कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस होती हैं, कुछ न्यूट्रल इंटरेक्शंस होती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक जो है, इसमें दोनों को फायदा मिलता है। जैसे फंगस इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम, जूजनथेली एंड कोरल, ठीक है। आगे मैं आपको डिस्कस करूँगी ये। जैसे ये हम बोलते हैं ना कि एक लेग्यूम वाला हमें क्रॉप कल्टीवेट करना चाहिए फील्ड में, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है, तो नाइट्रोजन फिक्स भी होता है और उस ऑर्गेनिज्म को शेल्टर भी मिलता है, दोनों को फ़ायदा मिलता है, राइट। कंपटीशन, अगर हम बात करेंगे ना कंपटीशन वाले इंटरेक्शन की, वो नेगेटिव है दोनों के लिए। क्यों कंपटीशन होता है? जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए आपस में लड़े। जैसे फूड है हमारे पास, तो दोनों फॉर एग्जांपल दो स्पीशीज हैं, उन दोनों का सेम खाना है, खाना कम है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है स्पीशीज़ की, तो वो इसी खाने के टुकड़े के लिए लड़ेंगे, तो दोनों के लिए नुकसान होता है, ठीक है। अगर हम कॉमन्सलिज्म की बात करेंगे ना, कॉमन्सलिज्म होता है जब एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलता है, इट गेट्स बेनिफिटेड, ठीक है, इसको फायदा मिलता है, लेकिन दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। जैसे एपिफाइट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कुछ ऐसे जो फंगाई एल्गी वो ट्रीज पे ग्रो होती है, उसको जैसे एपिफाइट्स है वो बड़े ट्रीज पे होती है, उनको शेल्टर मिलती है, लेकिन ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी एमेंसिलिज्म है। एमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जैसे प्रीडेशन है, प्रीडेशन में या पैरासिटिज्म भी आता है, एक को नुकसान दूसरे को फायदा। जैसे जो प्रीडेटर होता है उसको फायदा मिलता है, वो खाता है किसी जानवर को, जिसको वो खाता है वो प्रे कहलाता है। तो प्रीडेशन में एक तो होता है प्रीडेटर और दूसरा होता है प्रे, ठीक है। क्विक रिवीजन है ये, आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको यहीं पे समझने की कोशिश करो। प्रीडेटर होता है बड़ा जानवर जो दूसरे को खाएगा, प्रे होता है जिसको खाया जाता है, छोटा जानवर, राइट, ओके। तो आप देखो बायोटिक इंटरेक्शन में इंडिविजुअल in the ecosystem have specific interactions between population of two different species। तो अलग अलग species की populations में आपस में क्या होता है? interaction होता है, different तरीकों की interaction होती है। अगर हम negative interaction की पहले बात करेंगे तो negative interaction में सबसे पहले आता है predation। क्या आता है? negative interaction में सबसे पहले बात आती है predation की, ठीक है। तो देखिए, एक के लिए पॉजिटिव है, एक के लिए नेगेटिव है। मैंने आपको बताया जो प्रीडेटर होता है जो खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए फायदा है, उसके लिए प्लस है। लेकिन जो प्रे होता है जिसको खाया जाता है उसके लिए नेगेटिव है, उसकी जान चली जाती है, राइट। तो देखो एनर्जी जो होता है एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज फिक्स्ड। तो हम हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो होती है फिक्स्ड होती है। यहाँ पे एक तरह की एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ऐसे ऊपर चली जाती है, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर होता है इस लोअर लेवल से हायर लेवल, ठीक है। तो प्रीडेशन इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स। ऑब्वियसली ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो कहाँ से ट्रांसफर होती है? वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से ही ट्रांसफर होती है। यहाँ पे ग्रास है फॉर एग्जांपल, ये खुद खाना बनाता है खुद के लिए, एक तो खुद के लिए यूज करता है एनर्जी, बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो ये जो खाते हैं इस ग्रास को, उनमें चली जाती है। फिर इन जानवरों को जो खाते हैं वो उनमें चली जाती है, फिर उन जानवरों को जो खाते हैं, फिर उनको जो खाते हैं टॉप प्रीडेटर्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो एनर्जी फ्रॉम लोअर रैंक टू अपर ट्रॉपिक लेवल्स फ्लो हो जाती है।
टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इनवेजिव एलियन स्पीशीज देयर प्रीडेटर शुड बी साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम। मैंने जब बोला कल आपको इनवेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में पढ़ाया, अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई स्पीशीज आ जाती है और वो बहुत रैपिडली ग्रो हो जाती है, अगर उनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, वो सारे एनवायरमेंट को खत्म करेंगे। उनका जब कोई ऐसी स्पीशीज होती है तो उनका प्रीडेटर हमारे इकोसिस्टम में लाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? जो उनको खाएगा और उनकी जो पॉपुलेशन है इन चेक रहे, कंट्रोल में रहे। फॉर एग्जांपल अगर रैट्स है, उनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, वो सारा क्रॉप ही खत्म करेंगे। तो रैट्स को खाती हैं बिल्लियां, तो बिल्लियां भी जरूरी है। अगर डॉग और बिल्लियों को हम निकालेंगे एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी फूड चेन वैसे ही चलती है। Predation helps in maintaining diversity in community and also prey species evolving various defense mechanisms such as camouflage, lizard, owl, grasshopper, frog, developing toxins, monarch butterfly, thorns, as well as plants developing quinine, anti-malagrin drug, caffeine and tannin। तो इसका मतलब ये है कि प्रीडेटर होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? जो प्रे बेस है ना, अगर प्रीडेटर नहीं होगा, अगर इनको खाने वाला नहीं होगा, तो इनकी तादाद बहुत बढ़ेगी, और अगर इनकी तादाद बढ़ेगी, ये इस नीचे वाले खाने को पूरा खत्म करेंगे। अगर ये खत्म हो गया, नीचे वाले इनका क्या बनेगा? ठीक है, तो उससे पूरी जो है फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लेकिन प्रीडेशन क्या है, एक को फायदा मिलता है, दूसरे को नुकसान। अगर अब हम कंपटीशन की बात करेंगे, इसमें दोनों को नुकसान, नेगेटिव। क्यों? ये इट इज एन इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन, ये बेसिकली इंटर है, एंटर नहीं, इंटर स्पीशीज इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीशीज compete फॉर सेम रिसोर्सेज विच मे बी लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग इन नेचर विच कॉज हार्म टू बोथ स्पीशीज। तो कंपटीशन क्या होता है? दो स्पीशीज में कंपटीशन लग जाता है जब वो सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं आपस में, तो दोनों को नुकसान पहुंचता है। एज पर गॉसेस competitive exclusion principle, the two species cannot compete indefinitely because fitter species will eliminate inferior species as per another principle, MacArthur, there is resource partitioning। तो जैसे गॉसेस competitive exclusion principle क्या बोलता है कि आप दो स्पीशीज कंप्लीटली बहुत समय तक लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पीशीज ताकतवर होगी ना, वो इन्फीरियर स्पीशीज को खत्म करके खुद जीत जाएगी। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करेंगे ना इसकी पैरासिटिज्म की, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। पैरासाइट हो सकता है एंडोपैरासाइट या हो सकता है एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट होता है जो दूसरे होस्ट पे होता है, मतलब एक होस्ट पे दूसरा कोई जानवर है, जैसे बैक्टीरिया किसी बड़े एनिमल पे, गाय पे कोई बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना जो है खाना वहाँ से लेता है, उस पर गुजारा करता है। गाय को कभी फर्क पड़ेगा भी या कभी नहीं भी पड़ेगा भी। पैरासाइट अगर है, पैरासाइट वो होता है जो हार्म पहुँचाता है दूसरे को, तो उससे क्या वो कमज़ोर हो जाएगी। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एंडोपैरासाइट जो जानदार के अंदर होगा, दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट जो बाहर होगा, ऊपर होगा। ब्रूड पैरासाइट इन विच पैरासाइट बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम, कुकू एंड क्राउ। कभी कभी क्या होता है, ब्रूड पैरासाइट उनको हम बोलते हैं जब पैरासाइट होता है जो होस्ट पे अपना गुजारा चलाएगा और होस्ट मतलब उसकी जगह अपना गुजारा चलाएगा। ब्रूड पैरासाइट का मतलब होता है जब वो एग्स डालेगा किसी नेस्ट में, और जिस बर्ड का वो नेस्ट होगा ना, वो उसके एग्स को इनक्यूबेट करेगा। ठीक है, तो उसके बच्चे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट डिपेंड करेगा ये अंदर है, जानदार के अंदर है, जानदार के बाहर है। एमेंसिलिज्म अगर हम बात करेंगे ना, एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान पहुंचता है, नेगेटिव है एक के लिए, और दूसरे को ना फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स एन इंटरेक्शन इन विच वन इज हार्मड व्हाइल अदर इज नॉट अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल श्रब ग्रोइंग ट्री, श्रब इज हार्मड एंड ट्री इज नॉट हार्मड। जैसे कोई श्रब होता है छोटा, वो ट्री के अंदर ग्रो होता है, तो ओब्वियसली उसको शेड, ट्री की शेड में रहता है, उसको सनलाइट नहीं पहुंचती, उसको हार्म होता है, लेकिन ट्री को कोई हार्म नहीं होता है। तो एमेंसिलिज्म होता है जहाँ पे एक को नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये थी नेगेटिव इंटरेक्शंस। अगर हम पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले आता है कॉमन्सिलिज्म। कॉमन्सिलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एपिफाइटिस ऑर्चिड इज ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्रीज। ऐसे कुछ प्लांट्स एपिफाइटिस, छोटे छोटे एपिफाइट्स जो मैंगो ट्रीज पे होते हैं, मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, एपिफाइट्स को जगह मिलती है। काउडंग एंड बीटल्स, बीटल्स जो छोटे छोटे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउडंग पे होते हैं, उनको वहाँ से खुराक मिलता है, काउडंग को क्या फर्क पड़ेगा। शार्क एंड sucker fish gets attached to the shark as shark provides them food, transportation and protection। तो sucker fish शार्क पे होती है, उसके साथ ही रहती है, तो शार्क को क्या मिलता है,
वो अटैच रहती है शार्क पे। सकल फिश को प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि शार्क बहुत बड़ी है, उसको शार्क के पास कौन आ सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली बच जाती है। क्लोन फिश एंड सी एनोमी स्टिंग टेंटेकल्स एंड देयरफॉर क्लोन फिश गेट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, क्लोन फिश को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये आ जाती है एग्जाम में, कॉमनसिलिज्म एंड जिसमें एक को फायदा मिलता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं। जैसे शार्क को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उस पर सकर फिश हो या ना हो, लेकिन सकर फिश को एक तो खाना मिलता है, वो शार्क के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है और उसको प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ की, दैट इज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। दोनों को फायदा है, बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस में क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं इससे। बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन माइना कैटल, एग्रेट्स एंड कैटल, हर्मिट क्रैब एंड सी एनोमिनी। ठीक है, लाइकन्स में फंगा एंड एल्गी। फंगस को जो है फंगस न्यूट्रेंट्स, फंगस को एल्गी से फूड मिलता है, एल्गी को न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, आपको बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इन डिटेल हमने पढ़ा है बैच में, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। बाकी कोई भी अगर हमारे बैच में जुड़ना चाहता है, हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर का बैच चल रहा है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। या कोरल रिफ्स एंड जूजनथेली। ठीक है, कोरल रिफ्स में और जूजनथेली में कौन सी रिलेशनशिप है आपस में, सिम्बायोसिस की, म्यूचुअलिज्म की। ठीक है, रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव फंगस एंड बैक्टीरिया। देखो रूट नोडुल्स जो होते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट्स के, उन पे वो जगह देती है फंगस और बैक्टीरिया को, और ये फंगस और बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और जब N2 होता है ना, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का फिक्स करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन इज वन ऑफ द दिस वेरी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं सॉइल में। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन यूज़ करते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो सॉइल भी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा मिलता है ना। फिर सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस की नहीं बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसीलिए क्या बोले जाते हैं, बोला जाता है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने चाहिए बीच बीच में, उससे क्या हो जाती है, हमारी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है और फर्टाइल हो जाती है, और इन टर्न फंगस और बैक्टीरिया को जगह मिलती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड प्लांट प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम एग्जाम्पल है इसकी। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, यही नाइट्रोजन फिक्स करके देता है प्लांट को, और प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है, और प्लांट क्या करता है, इन टर्न एक तो इनको जगह मिलती है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट इनको मिलता है, इनको भी खाना मिलता है। तो इट्स अ सिम्बायोसिस, दोनों को बेनिफिट मिलता है। So it's a wonderful, I must say it's a wonderful interaction, and it's a natural way। आप देखो कुदरत क्या क्या जो है निज़ाम रखे हैं कुदरत ने, राइट। ओके, अगर हम आगे देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, इन फंक्शंस ऑफ, देखो आई एम गोइंग अ बिट फास्ट क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। ठीक, बाकी अगर कोई बच्चा है जिसको हमने आज कंप्लीट किया इंग्लिश ग्रामर भी, अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी जूनियर बैच में आप जुड़ जाओगे, कंप्यूटर्स दिस इंग्लिश ग्रामर और जनरल स्टडीज़, उसमें जो भी सिलेबस है उसका वो ओवरलैप होता है JKSSB से, वो सारा कुछ कंप्लीट है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, राइट। ओके, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस है। सबसे पहले एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फूड चेन से और फूड वेब से एनर्जी फ्लो होता है। इकोलॉजिकल पैरामिड मैंने आपको कभी कभी बना के दिखाया भी, और भी दिखाऊंगी। न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता है हमारे इकोसिस्टम में। कैसे, आपको पता है गैसियस साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल होता है, हाइड्रोजन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। मतलब जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे कंपाउंड्स बाहर आते हैं, फिर वो बाहर आके सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से पानी में चले जाते हैं, पानी से वापस ऊपर एयर में चले जाते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है कि एयर, वाटर और सॉइल में कैसे साइकिल होके चले जाते हैं, कैसे साइक्लिक प्रोसेस वापस रिजेन्युएट होता है, चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, हाइड्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल हो। अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करेंगे, सल्फर साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, जैसे रॉक्स से निकलता है सल्फर फॉस्फोरस, है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है इसमें इकोसिस्टम में। तो हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे आगे, इसको रिवाइज करेंगे। ओके, देखो इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होती है, किस किस के बिटवीन इंटरेक्शन होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट कौन है इकोसिस्टम के, लिविंग कंपोनेंट है एक प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज है ना, फंगाई है, एल्गी है, ये सारे लिविंग है। नॉन लिविंग है सॉइल, एयर, वाटर,
है ना, दीज आर द नॉन लिविंग। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो हमारे इकोसिस्टम में होती है ना, ऑब्वियसली होती है। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में, यहाँ पे एबायोटिक क्या हो गया, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। ओके बेटा लोग, अच्छा सबसे पहले सनलाइट। सनलाइट क्या है, बायोटिक है, एबायोटिक। सनलाइट नॉन लिविंग थिंग है, ये सूर्य से आती है किरणें, हमें मिलती है वहाँ से एनर्जी, तो सनलाइट एबायोटिक कंपोनेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम का कहाँ से आता है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR, कभी कभी आता है क्वेश्चन, PAR का क्या फुल फॉर्म है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसकी जो वेव लेंथ होती है ना वो 400 nm से 700 nm तक होती है, और 2% ऑफ PAR इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। बात समझ में आई, ये याद रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। जो सनलाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज, ये याद रख लेना, क्वेश्चन आता है 400 to 700 nm, राइट। और जो 2% ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब जो सनलाइट से रेडिएशन आती है, कौन सी रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो हमें फोटोसिंथेसिस के काम आएगी, हम सिर्फ 2% उसका इस्तेमाल होता है उसका फोटोसिंथेसिस में। 1% ऑफ द टोटल सनलाइट, दो इसका मतलब टोटल सनलाइट में से 1% उसका यूज होता है। देखो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट कार्बन फिक्सेशन, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कुछ नहीं, हम सिर्फ कार्बन फिक्सेशन करते हैं। मतलब देखो जो सारा फूड है ना, जो मैक्सिमम ऑफ फूड है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। वो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है। और देखो हम जब फोटोसिंथेसिस जब होती है ना, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, और हमें मिलता है ऑक्सीजन, हमें मिलता है ऑक्सीजन। तो जो वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू, सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है जिस वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करते हैं, तो हम ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये फूड बनाते हैं। और उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, मेन मकसद होता है फूड बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, और बाई प्रोडक्ट वहाँ निकलता है ऑक्सीजन, जो हम यूज करते हैं, ह्यूमंस एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, इवन प्लांट्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न प्लांट्स यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, जस्ट कार्बन फिक्सेशन, और इसका हमें मिलता है फिर ऑक्सीजन, राइट। ओके, और इससे खाना बनता है। सनलाइट एज लिमिटिंग फैक्टर, देखो एट द ग्राउंड ड्यू टू डेंस कैनोपी अंडर ग्रोथ इज स्पार्स और एब्सेंट। अगर आप घने जंगल में हैं, उसमें जो नीचे ज़मीन होगी ना, वहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, मतलब ज़्यादा ग्रोथ इन छोटे छोटे इनकी, क्यों, क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगी। जब सनलाइट ही नहीं पहुँचेगी तो वो ग्रो कैसे हो जाएंगे, राइट। तो वहाँ पे अंडर ग्रोथ रहती हैं। तो अब जैसे इकोसिस्टम्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब लैंड पे इकोसिस्टम्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं जो कि वाटर बॉडीज में होते हैं ना। पोलर रीजन्स पे जो होती है वहाँ पे पोल्स पे होती हैं, वहाँ पे स्नो होता है, स्नो बाउंड होते हैं वो, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे इक्वेटर वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे बारिशें ज़्यादातर होती रहती हैं और सनलाइट भी ठीक ठाक होती है। तो डिपेंड करेगा सनलाइट कहाँ पे कितनी है, तो वहाँ का वेजिटेशन वो भी डिटरमाइन करता है। दैट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होगी, डिटरमाइन करेगा कौन, सनलाइट। क्योंकि जहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा होगी वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी, राइट, और वेराइटी भी उतनी अच्छी होगी। एडेप्टेशन इन पोलर रीजन्स, अब देखो वेरी हाई अमाउंट ऑफ बॉडी फैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, पोलर बियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जो पोलर रीजन्स में रहते हैं ना, वहाँ पे सर्दी होती है ना, जैसे आप देखो एंटार्क्टिका में सर्दी है, आप देखो आर्टिक ओशन साइड से नॉर्दर्न पोल पे सर्दी है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एडाप्टेशन की है। एडाप्टेशन होगा खुद के साथ, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। एनिमल्स ने भी एडजस्ट किया है, कुछ थोड़े थोड़े अगर प्लांट्स होंगे उन्होंने भी एडजस्ट किया। जैसे एनिमल्स ने क्या किया, वहाँ पे पोलर बियर हमें मिलता है ना, पोलर बियर पोल्स पे मिलता है, वहाँ वो स्नो में घूमता रहता है, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स पे। वो कैसे रह पाता है वहाँ पे, क्योंकि उसका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है और उसकी राउंड शेपेड बॉडी होती है, उसको वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसका फर होता है बाहर से, है ना। शॉर्ट एक्सटर्नल
एक्सटर्नल बॉडी पार्ट सच एज ईयर्स, टेल्स एटसेट्रा। एलन्स रूल, एलन्स रूल हमें क्या बताता है, वो बोलता है कि जब कोई सर्द इलाके में होता है वो बाहर के जो उसके ज़्यादा लंबी बॉडी नहीं होगी, अगर बॉडी लंबी होगी या उसके कान बड़े बड़े होंगे, टेल बड़ी बड़ी होगी, उसमें उसको ज़्यादा सरफेस है ना बाहर, जिससे उसको ठंड लगेगी, तो वो उनकी बॉडी ज़्यादातर वो होती है ना, वो गोलू मोलू टाइप पोलर बियर्स। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी की सरफेस है वो कम रहती है, तो वो मेंटेन कर पाता है हाई टेम्परेचर, उसका फैट ज़्यादा रहता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थिक फर, आपने देखा होगा पोलर बियर के पास क्या होता है, थिक फर होता है। वूल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑब्वियसली उनको जब वूल होता है वो अंदर वाली गर्मी बाहर नहीं छोड़ता है। ठीक। तो एलन रूल क्या स्टेट करता है, एनिमल्स अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैव शॉर्टर लिम्स एंड बॉडी अपेंडेजेस एज कंपेयर टू एनिमल्स लिविंग इन वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशंस। एलन रूल हमें ये बताता है, एलन हमें बताता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वार्मर कंडीशंस में होती हैं उनकी बॉडी, उनकी लिम्स लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन्स में रहते हैं उनकी शॉर्टर लिम्स होती है और बॉडी अपेंडेजेस भी शॉर्टर होते हैं। ठीक है, सो दैट कि वो अडेप्ट कर पाते हैं उस कोल्ड एनवायरनमेंट में। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स राजस्थान, कर्नाटक और कश्मीर है लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आपको पता है कश्मीर में भी वूल बहुत निकलता है। वूलन टेक्सटाइल पंजाब एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो आई थिंक आज इतना ही करेंगे एंड टुमारो विल गो टू द डिफरेंट दिस, हम पढ़ेंगे एक्वाटिक सिस्टम को अच्छे से, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को पढ़ेंगे। तो जितनी भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़ा रही हूँ ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। इट विल गेट, आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।